इससे पहले एक 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी हुई है और अदालती निज़ाम हमारा बहुत मुतासिर हुआ है और पार्लियामेंट जो है वो इनफेक्टिव हुई है। इक़्तिदार में जो आए हैं वो अपने हक से नहीं आए बल्कि किसी का हक मार के आए। 27वीं आईनी तरमीम है, इसके बाद हुकूमत को 28वीं तरमीम भी लानी पड़ेगी। हॉट इशू चल रहा है वो है 27वीं आईनी तरमीम का, जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरे सियासी मंजरनामे को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस इशू ने हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमातें जो हैं तेज़ी से इस बिल को मंजूर करवाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और पार्लियामेंट के अंदर बाहर हर तरफ बस इसी तरमीम के चर्चे हैं। कल सारा दिन सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी का हंगामा खेज इजलास जारी रहा और आखिरकार आर्टिकल 200 और 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। अब तवक्को की जा रही है कि आज सेनेट में ये 11 बजे इजलास होने जा रहा है, तो ये तरमीम बाकायदा तौर पर वहाँ से भी मंजूर करवा ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने आज सुबह इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को नाश्ते पर मदऊ कर रखा है ताकि 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के मिशन के लिए नंबर गेम को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी खामोश नहीं बैठी हुई है। इन तरमीम के खिलाफ जी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने तो दो टोक कह दिया कि हम पार्लियामान को अब नहीं चलने देंगे। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये है कि क्या ये तरमीम मुल्क के आईनी ढांचे को मजबूत बनाएगी या सियासी कशमकश को मजीद भड़काएगी? क्या हुकूमत आज वाकई अपने नंबर पूरे कर पाएगी और अपोजिशन इस तहरीक को किस हद तक ले जाएगी? इन तमाम पहलुओं पर बात आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा, ये 27वीं आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसे कि वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि इससे गवर्नेंस बेहतर होगी, सूबों और वफाक के ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो आपको लगता है कि ये सारी सूरत हाल होगी? रहीम, देखें, ये तो अब जो भी कुछ वज़ीर आज़म कहेंगे या जो भी कुछ ऑपोजिशन वाले कहेंगे, अपनी अपनी राय होती है। दिस इज हाउ पार्लियामेंट वर्क्स। और इससे पहले एक 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी हुई है और 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जो इफेक्ट्स पैदा हुए हैं, जिसमें कि आप देखें कि अदलिया का पूरा निज़ाम उसकी वजह से एक टर्मोइल में चला गया था और वो भी एक जल्दी में पास की हुई तरमीम थी, जिसकी वजह से अदालती निज़ाम हमारा बहुत मुतासिर हुआ है। उस अदालती निज़ाम की वजह से बहुत से जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे पब्लिक के और पॉलिटिशियंस के और मुल्क की सियासी मंजरनामे पे, उस पर बहुत से असरात मुरतब हुए। उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जो पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत को 2/3 अक्सरियत भी मिल गई और सब चीजें ये हुई। अब मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये भी एक जो 27वीं आईनी तरमीम है, उसके अंदर जो कमियां हुकूमत के लिए रह गई हुई थी उनको आयरन आउट करने के लिए उन्होंने इस चीज को मुतारिफ कराया है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एक और पहलू है वो ये है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस से और उसकी परफॉर्मेंस के रेफरेंस से, कि उसमें भी कुछ इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत थी। मेरा ख्याल है उनको भी इसमें एड्रेस किया गया है। साथ ही साथ जो है हुकूमत के अफराद जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ मजीद अवाम को पीछे धकेलने और अपने अख्तियार को बढ़ाने का जो अमल होता है एक सियासत के अंदर, वो भी इसमें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब सब तरामीम हुई हैं, इनके नतीजे में यकीनी तौर पे पार्लियामेंट जो है वो इनफेक्टिव हुई है, पब्लिक के जो राइट्स हैं वो कम हुए हैं और जमहूरियत पे एतमाद जो है अवाम का कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स और कुछ डिफेंस से रिलेटेड ऐसी डेवलपमेंट भी हैं जिनसे कि ये तवक्को की जा सकती है कि उसकी वजह से आइंदा जो है पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, जिसने अभी इंडिया को इतना बड़ा एक चैलेंज दिया है और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में अपनी हैसियत को मनवाया है, उसके निज़ाम के अंदर कुछ ऐसी बेहतरी आ सकेगी जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए फायदेमंद। अच्छा दुरानी साहब, जैसे कि हम सूरत हाल देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी लग रहा था कि रिलक्टेंट है, लेकिन अब वो भी आमादा हो चुकी है। क्या अब जैसे कि अपोजिशन भी इल्ज़ामात यही लगा रही है कि ये अदालतों से भी अब जो है कि मुंह मोड़ना चाहते हैं, अब ये अदालतों के सामने भी हिसाब नहीं देना चाहते, तभी ये 27वीं आईनी तरमीम आ रही है?
देखें, ये बिल्कुल अपोजिशन का एक वैलिड वो है, ऑब्जेक्शन है। और जो भी इस सारे देखें, इस 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम जो है, इसके अंदर पब्लिक के लिए अभी तक कुछ नजर नहीं आया। जी। इसमें जो कुछ है वो हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके अपने फ़वाइद उसमें से समेटने के लिए इक़दामात। और ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। बाकी जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, और हुकूमत के जो क्लेम्स हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक के लिए तो इस सारी सिचुएशन में यही है कि उनके लिए तो मुश्किलात ही बढ़ रही हैं। और जो कुछ भी जो क्लेम्स किए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो क्लेम्स कहीं फुलफिल नहीं होते। जो उनकी तरफ से ऐलानात किए जाते हैं वो ऐलानात कहीं नहीं होते। मतलब एक पीपल्स पार्टी का, जहाँ तक आपने बताया कि जी वो पहले मुखालफत जी। कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और नून जो है वो इस वक्त दो पार्टियां नहीं है, प्रैक्टिकली वो एक ही पीपल्स पार्टी पार्टी है। के लिए अब तो ये है ना कि हुकूमत पार्टी सदर मुमलिकत ताहयात अब इस्तिस्ना होगा उनको, ये भी सूरत हाल अब बनने जा रही है। देख रहे हैं, ये भी इस्तिस्ना को ही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब पूरे की पूरी हुकूमती निज़ाम जो है वो इस दौड़ में भाग रहा है कि किसी तरीके से, असल में इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी अपनी जो क्रिएशन है, इनका जो इक़्तिदार है, उसकी बुनियाद जो है वो खुद पब्लिक की मोहब्बत या पब्लिक के वोट या पब्लिक की सपोर्ट पे नहीं है। इस चीज़ का उन्हें खुद भी पता है। उन्हें पता है कि वो इक़्तिदार में जो आए हैं वो अपने हक से नहीं आए, बल्कि किसी का हक मार के आए हैं। इसलिए जिसके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो लेजिटिमेट ना हो, तो उसके बारे में वो ज़्यादा इनसिक्योर होता है। जी। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो दिन ब दिन उसको गैर महफूज बना रही है। जब इंसान गैर महसूस करता है तो वो अपने गिर्द वो दीवारें खड़ी कर लेता है जिनसे वो मजीद दूर हो जाता है। लिहाजा इस वक्त हुकूमत के अफराद को इस चीज़ का पता है कि उनका इक़्तिदार में आने ने उन्हें मजीद अनपॉपुलर कर दिए, और अब वो जितना भी वक्त गुजार रहे हैं उनके लिए आवाम के साथ वो डिस्कनेक्ट में आ बेशक रहे हैं। दुरानी और साहब, इस अगर डिस्कनेक्ट की वजह अवाम का ही नहीं सोचेंगे हुक्मरान, और अगर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी होती रहेगी, तो फिर आईनी बहरान तो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अब आगे देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में भी छेड़छाड़ की जा रही है, तो फिर आईनी और कानूनी बहरान कितना ज़्यादा होगा, और इस तरह डिस्टर्ब तो फिर आवाम ही होगी। देखिए, आईनी और कानूनी बहरान जो है वो बुनियादी तौर पर हकीकत में तो बहरान नहीं है, बल्कि जी। इख्तिताम है। मतलब जो कुछ किया जा रहा है उसके नतीजे में आइन को कमोबेश इन्होंने इनफेक्टिव बना दिया। ये सिर्फ आइन इनफेक्टिव नहीं हुआ, बल्कि पार्लियामेंट की जो वो हैसियत है, हैयत है, और उसकी जो एक परफॉर्मेंस है, या उसका जो वो है उसके जो इफेक्टिवनेस है, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब ये वो अक्लमंद है जिस शाख पे बैठे हुए उसी शाख को काट रहे हैं। मतलब ये आपने सुना होगा ये बात, मतलब आदमी बैठा दरख्त पे, एक शाख पे बैठ के उसको काट रहा था, नतीजे कटी तो खुद भी नीचे गिर पड़ा। जो कुछ ये कर रहे हैं इसके नतीजे में तो सिर्फ ये आवाम के हकूक नहीं छीन रहे, बल्कि अपनी वजह जवाज को भी, अपनी एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। और ये खैर अब होता ही है कि जब इलिजिटिमेट इक़्तिदार होता है तो वो इलिजिमेट इक़्तिदार जो है वो इस किस्म के ही इक़दामात कराता है उन लोगों से जो इक़्तिदार में होते हैं। मादी में भी हमने देखा है। लेकिन ऐसी जो तरमीम होती हैं और ऐसी जो तब्दीलियां लाई जाती हैं आइन में, वो बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाती। जब अवाम का हकीकी नुमाइंदे आते हैं तो उसके नतीजे में ये चीजें जो हैं ये रोल बैक हो जाया करती हैं, और बार बार हुई भी हैं, माजी में भी हुई हैं और आइंदा भी होती नजर आ रही हैं। इसमें एक बात मैं आपको मजीद कहना चाहूंगा, वो ये है कि जो इस वक्त तक जो तरमीम की जा रही हैं उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई कदम नहीं जी। ये अफसोसनाक बात है। और जितने भी उसमें स्टेप्स लिए गए हैं उसके अंदर हकूमती अफराद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ को और अपने फ़वाइद को और अपने लिए जो है मज़ीद अख्तियारात को और आवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ात आइन फराहम करता है बुनियादी हकूक़ की शक्ल में, उनको
کمپرومائز یقیناً درانی صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ عوام کے تحفظ کے لیے تو لگ ہی نہیں رہا ہے. یہ تو جو ترمیم لگ رہی ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ یہ حکمرانوں کے تحفظ کے لیے ترمیم کی گئی ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ اس سے گورننس بہتر ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دن یہ سینٹ میں اب جو باقاعدہ طور پر اجلاس ہونے جا رہا ہے تو نمبر گیم پوری ہو جائے گی, آمادہ ہو جائیں گے اور یہ منظور ہو جائے گا باقاعدہ طور پر سینٹ میں بھی؟ دیکھیں سینٹ کے اندر جو لانے کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ کے اندر نمبرز کا تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی, 3 یا 4 افراد کم ہیں. اس کو آبویسلی آگے پیچھے کر کے جو ہے یہ اس کو پورا کر لیں گے اور وہاں سے یہ نکال لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نیشنل اسمبلی میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. سینٹ میں تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن اس کو مینیج گورنمنٹ نے غالباً کر لیا ہوگا اب تک جو ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد حکومت کو ڈیفینیٹلی 28ویں ترمیم بھی لانی پڑے گی, جس کے اندر انہیں کچھ نہ کچھ وہ مطالبات جو بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہیں, جو عوام کے جو فنڈز ہیں NFC ایوارڈ کی تقسیم کے بارے میں ہیں, اور جو عوام کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے اگر ان پہ یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پہ یہ دباؤ کی طرف سے یہ دباؤ آئے گا کہ آپ جو ہے اپنی ڈیلیورنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے کچھ مزید اقدامات, کیونکہ ایسی جمہوریت دنیا میں کہیں بھی جمہوریت تسلیم نہیں ہوتی جس کے اندر کے بلدیاتی نظام نہ ہو, جس کے اندر فنڈز کی ابھی اس وقت یہ حال ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو فنڈز بڑھائے گئے تھے NFC کی ایوارڈ کی شکل میں صوبوں کو دینے کی ان کے پرسنٹیج بڑھائی گئی تھی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک بوری میں بھر کے چیف منسٹر کو پیسے صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں اور صوبے اس کو نیچے تقسیم نہیں کرتے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھا اور میں اکلوتا ممبر تھا جس نے کہ اس 18ویں ترمیم کو ان نکات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ یہ فنڈز تو بڑھا رہے ہیں صوبوں کے, لیکن وہ صوبوں کے فنڈز جو ہیں وہ چیف منسٹر تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ڈسٹرکٹ, تحصیل اور نچلی سطح پر پہنچانے کا اس کو کوئی انتظام. مطلب یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ پچھلے 15 سال سے جو ہے یہ مسلسل فنڈز دیے جا رہے ہیں صوبوں کو اور وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کس, جبکہ وہ دیے پبلک کے لیے. درانی صاحب یہ ترمیم لائی بھی اس لیے جاتی ہیں کہ صوبوں اور وفاق میں جو اتفاق رائے بن سکے اور اختیارات جو ہیں ایکولی ڈیوائیڈ ہو سکیں اور دونوں جی ایک سطح پر کام کر سکیں. لیکن جو ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ یہی, جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں صورتحال جس طرح 18ویں ترمیم تھی اس میں تو ٹائم لگا تھا منظور ہوتے ہوتے بھی, اب یہ والی اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی کہ کوئی ترمیم لانی ہے اور فٹافٹ لے آنی ہے, مطلب کوئی وقت بھی نہیں لینا, اس پر کوئی سوچ بچار بھی نہیں کرنا, اور جیسے کہ ہم یہ ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ عوام کے تحفظ کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں, تو اتنی جلدی میں کیوں ہے حکومت؟ دیکھیں جلدی میں اس لیے حکومت کی جب بھی انسان جب کوئی چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو کتنی تیزی سے داخل ہوتا ہے, تیزی سے بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ ایک اقدام ہے جس کے نتیجے میں عوام کے حقوق کو چرایا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں اچھا اور وہ کل بھی وہ لوگ رہے ہیں جو خود چوری سے آئے ہوئے ہیں, مطلب یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے اپنے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں گھس جائیں یا کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں جہاں جانے کے لیے آپ لیجیٹمیٹ نہ ہو تو آپ کو جلدی تو ہوتی ہے. تو اس لیے جو کچھ حکومت جلدی میں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہے. مطلب اس یا اس کو آپ ایسے مطلب وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ چوری دا کپڑا دے ڈانگا دے گز, مطلب جب مال چوری کا ہو تو پھر بڑے بڑے اس کے گز بنا لیتے. تو لہٰذا یہ وہ اختیار ہے جو اللیجیٹمیٹلی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس سے متعلق اس کو جب مزید اس کے نتیجے میں اس اختیار کے ذریعے جب وہ ایک آئینی
आईनी अख्तियार को अवाम के खींचते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि उसको अवाम से छुपा के जो है वो कर भी लें, जल्दी जल्दी कर लें, ता वक्त के पकड़े ना जाए, अगर पकड़े ना तो जाए ये या काम expose जल्दी ना हो जल्दी जाए, करते या हैं और public- फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। 26वीं आईनी तरमीम आई, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, अब 28वीं भी आएगी, अभी भी 27वीं जल्दी जल्दी में कर लेंगे और फिर 28वीं की कोई गुंजाइश रह जाएगी। अब मुखालिफिन भी हैं, ऑपोजिशन भी है, वो कह रही है जी हम एहतजाज करेंगे। महमूद खान अचकज़ई हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लियामान चलने ही नहीं देंगे। तो मुखालिफिन जो हैं या ऑपोजिशन में जो हैं वो डट पाएंगे और खड़े होकर ये चीज़ करवा पाएंगे कि ये मंजूर ना हो? देखिए, उनको जो है ऑपोजिशन इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है जी। पाकिस्तान के अंदर। पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ी ताकत ऑपोजिशन जो है वो अवाम में है। अवाम को ऑपोजिशन तहरुक दे पाती है, नहीं दे पाती, इस्लामाबाद से निकल पाती है, नहीं पाती। हाँ, तो इस लिहाज से ये एक देखने वाली बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऑपोजिशन का इस वक्त बहुत बड़ा रोल बनता है, लेकिन उस रोल के अंदर उन्हें ये जरूर मैनेज करना चाहिए कि वो कानून को हाथ में लेने और कार्य सरकार मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी को मुतासिर, गवर्नमेंट से मुराद हुक्मरान नहीं होते, गवर्नमेंट से मुराद पूरी स्टेट मशीनरी होती है, कि उसके जो मतलब उसकी फंक्शनैलिटी है उसको डिस्टर्ब किए बगैर गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट को डिमांड करने के लिए काम करे। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है, देखिए हमें बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है इस वक्त, मशरिक और मगरिब की तरफ जो है हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, और हम एक दहशतगर्दी के शदीद से कहते हैं हमले के अंदर खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन ने जो हिकमत अमली बनानी है और फिर फाइनेंस, ये जो आपकी जो फिस्कल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की और जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री जो है, उसको गवर्नमेंट ने इतना कमजोर कर दिया हुआ है कि इन सारी चीजों की वजह से ना तो गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रही है और ना ही अपनी ड्यूटीज को सही तरीके पे अंजाम कर रही है। यकीनन मोहम्मद अली दुरानी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए और ऐसे में तरमीम लाई जा रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का भी सामना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।